Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 7 of unit number 4. So in the last lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, रिकरेंस रिलेशन पढ़ा है एंड हाउ टू कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस एंड अदर मोमेंट्स विद द अदर मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्तोसिस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन दिस लेक्चर मैं इसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, बट यहाँ पे मैं केवल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला या बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो हमने इसके पहले लास्ट लेक्चर में समझा है. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलरेडी we have discussed in the last lecture binomial distribution क्या था. if we have n independent trials और उन independent trials में there is a p probability of success and q be the probability of failure, then r success की probability क्या होती है? जी हाँ, r success की probability होती है ncr p to the power r q to the power n minus r. out of n trials if you want to calculate the probability of success r, then this is the simple formula. राइट अब इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने मीन ड्राइव किया था दैट इज इक्वल टू एनपी और हमने वेरिएंस ड्राइव किया था दैट इज इक्वल टू एनपीक्यू. तो यहाँ पे उन इन्हीं फॉर्मूलोस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इन्हें याद रखिएगा. राइट सो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. कमेंट ऑन द फॉलोइंग. For a binomial distribution, mean is 6 and variance is 9. यानी कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ भी चुका है. इस क्वेश्चन का मतलब क्या था? कमेंट करने का मतलब कि मुझे इस स्टेटमेंट को चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, या मुझे अपना कमेंट देना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है. सो स्टेटमेंट कहता है कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 6. हम पढ़ चुके हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? एनपी. तो एनपी इज इक्वल टू कितना हो गया? 6. वेरिएंस इज 9. तो वेरिएंस हम लोग पढ़ चुके हैं एनपीक्यू इज 9. सो एनपी इज इक्वल टू 6 है, एनपीक्यू इज इक्वल टू 9 है. अगर मैं सिंपली एनपी की वैल्यू को उठा के यहाँ प्लेस कर दूं या डिवाइड ही कर दूं, अगर मैं इसे सिंपली ऐसे लिख दूं एनपीक्यू बाय एनपी इज इक्वल टू 9/6, तो मुझे यहाँ से क्यू की वैल्यू मिलेगी दैट इज 3/2 यानी कि 1.5. अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती. राइट इट इज ऑलवेज, कोई भी इवेंट है ई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से लेके 1 तक. राइट और हमने दूसरा वर्ड क्या पढ़ा है? p प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज 1. तो अगर p प्लस क्यू ऑलवेज 1 है और p और q की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? q इज 1.5 यानी ग्रेटर देन 1. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाट इज अवर कमेंट? कमेंट इज दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? बिकॉज इस केस में q जो आ रहा है 1.5 है जो कि 1 से ग्रेटर है, जबकि q और या p ऑलवेज लेस देन 1 होते हैं. राइट इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या इन केस ऑफ जनरल भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के केस में कभी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से ऊपर होती नहीं है. राइट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क्स में क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन ये है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. Similarly, on the same formula, this is the problem number 2. यहाँ पे लिखा है a die is tossed thrice. Right? A success is getting 1 or 6 on a toss. Find the mean and variance of the number of success. यानी mean और variance चाहिए. अब ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे कैसे पहचान में आएगा? रिकॉग्निशन इज द मेन थिंग. यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो कुछ जब एक डाई टॉस किया जाएगा तो उसका रिजल्ट या तो आपका कैसा होना है, या तो आपकी सक्सेस मिलनी है, या तो 1 और 6 आएगा या 1 और 6 नहीं आएगा, यानी आप क्या हो जाओगे? यानी आप फेल हो जाओगे. यानी कि अगर हम एक डाई को टॉस कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने बनते थे? जी हाँ 6. और अगर हमें लिखा है सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन अ टॉस, यानी 1 और 6 तो 2 आउटकम हो गए ना, यानी 2 पॉसिबिलिटीज में मुझे सक्सेस मिल सकती है. यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? आउट ऑफ 6 2 आर द फेवरेबल. सो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसे हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे? लेट दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज p. सो p इज इक्वल टू हो गया 1/3. तो अगर p 1/3 है तो व्हाट इज q? q इज इक्वल टू 1 माइनस p, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3. राइट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैलकुलेट किया. नाउ इट इज सेइंग फाइंड द मीन. तो मीन के लिए मुझे पता है मीन इज इक्वल टू होता है n इंटू p. सो व्हाट इज n ओवर हियर? नाउ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो ये डाई टॉस कितनी बार किया जा रहा है? दिस डाई इज टॉस थ्राइस, यानी n क्या है? n इज इक्वल टू 3.
राइट। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे 3 है, p की वैल्यू मुझे पता चल गई 1/3, तो मीन कितना हो जाएगा 1। एंड सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट द वेरिएंस, वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय दिस इज npq। सो यहाँ पे n है हमारे पास 3, p की वैल्यू 1/3, q की वैल्यू 2/3, सॉल्व किया वी गेट 2/3। So this is the way how we get the mean and variance based question on this binomial distribution. चलिए और क्वेश्चन करते हैं so that हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। So this is problem number 3. It says if 10% of the bolts produced by a machine are defective, determine the probability that out of 10 bolts chosen at random, 1 or none or at most 2 bolts will be defective. यानी कि सिंपली अगर एक मशीन है वो या तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगी या सही बोल्ट प्रोड्यूस करेगी। सो ये केस किस कैटेगरी में जा रहा है? ये केस अपने आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, यानी ट्रू और फॉल्स। तो वहीं से हमें क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, बिकॉज अभी केवल फर्स्ट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी आप नेक्स्ट लेक्चर्स में 2 और टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हो। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आता है, बट फिर भी जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसे वहीं पे रिकॉग्नाइज करना भी सीखिए, राइट। अब जैसे कि यहाँ पे है इफ द 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है? दैट द बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, राइट। सो मैं यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी होती है उस चीज को P लेट करता हूं कि P क्या है? डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, यानी बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, दैट इज द प्रोबेबिलिटी P। सो डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोबेबिलिटी दैट इज P इज इक्वल टू 10% ऑफ द बोल्ट्स, यानी कि 0.1। तो अगर P 0.1 हो गया तो Q क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। तो दीज आर द मेन थिंग जो हमें क्वेश्चन में से ढूंढना होता है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसी को हम P मान रहे हैं, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? दैट इज Q, राइट। नाउ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स, यानी n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हो गई 10, there are 10 ट्रायल्स। अब n ट्रायल्स हम कर रहे हैं, n ट्रायल्स में हमने रैंडमली किया और उसमें हमें बताना है कि 1 बोल्ट डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी दिस 1 रिप्रेजेंट व्हाट? दिन 1 रिप्रेजेंट R इज इक्वल टू 1, यानी ये सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउट ऑफ 10 बोल्ट हमें 1 बोल्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी करनी है, यानी एक केस ऐसा है जहां पे हमें सक्सेस मिल रही है, तो R इज इक्वल टू 1। सो एज पर द बेसिक फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला है यहाँ पे NCR Q टू द पावर n माइनस R P टू द पावर R। इस फॉर्मूले में केवल R इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करना है, तो P ऑफ 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन R इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 10C1 बिकॉज n इज इक्वल टू 10, Q की वैल्यू 0.9 है और P की वैल्यू 0.1 है। जस्ट सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू। सिमिलरली अगर नन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी हमने 10 बोल्ट चूज करे जहां पे एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं है, यानी R इज इक्वल टू 0, डिफेक्टिव है ही नहीं, हमें सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस कौन है? सक्सेस है डिफेक्टिव होना, राइट। हमने P को क्या माना है? डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी, राइट। सो दैट्स व्हाई अगर हम नन की प्रोबेबिलिटी मानते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू 0 का सक्सेस रेट क्या होगा? दैट इज 10C0 0.9 टू द पावर 10 माइनस 0 इंटू 0.1 टू द पावर 0, यानी P टू द पावर 0, राइट। इसे सॉल्व कर लिया, वी विल गेट आंसर। एंड नेक्स्ट जो हमसे पूछता है एट मोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या हो गया? एट मोस्ट 2 का मतलब कि आपका 0 बोल्ट डिफेक्टिव हो सकता है, आपका 1 बोल्ट डिफेक्टिव हो सकता है, और हमारा 2 बोल्ट भी डिफेक्टिव हो सकता है। एट मोस्ट 2 का मतलब ये हुआ, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2 बोल्ट ही डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो नाउ बेसिकली दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था कि अगर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बट यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज इजी हो जाती है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से मुझे कैलकुलेट करना है P व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी R जो है वो मैक्सिमम 2 तक जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 एंड 2। सो अगर इस रिलेशन को कैलकुलेट करना है P R लेस देन इक्वल टू 2, सो दैट मींस एट मोस्ट 2 बोल्ट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वी हैव टू ऐड P0, वी हैव टू ऐड P1, वी हैव टू ऐड P2, यानी 0 डिफेक्टिव भी हो सकता है, 1 डिफेक्टिव भी हो सकता है, 2 डिफेक्टिव भी हो सकता है, तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करूंगा। और P0 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली बिकॉज यही इस क्वेश्चन का पार्ट भी था, अगर नहीं होता तो मुझे यहाँ करना पड़ता। अगर डायरेक्टली आपको थर्ड केस पूछा जाए एट मोस्ट 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, देन आई हैव टू कैलकुलेट P0, आई हैव टू कैलकुलेट P1, I have to calculate P2, but this time I have P0, I have P1, तो इसकी वैल्यू मेरे पास है P0 की वैल्यू 0.9 टू द पावर 10। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आने वाली है, दैट इज 0.3486
प्लस P1 हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 0.3874 एंड सिमिलरली P2 कैलकुलेट करेंगे विद द सेम फॉर्मूला, ये हो जाएगा हमारा 10C2, Q की वैल्यू 0.9 टू द पावर 10 - 2 और P है 0.1 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.1937 और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0.9297 इज द आंसर, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बट यू हैव टू रिमेंबर द एटलीस्ट फॉर्मूला, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। दिस वाज ड्यूरिंग वॉर अ वन शिप आउट ऑफ 9 वाज संक ऑन एन एवरेज इन मेकिंग अ सर्टेन वॉयज। What was the probability that exactly 3 out of convoy of 6 ships would arrive safely? Now remember this thing जो मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था कि हमें probability किसकी कैलकुलेट करनी है। We have to calculate the probability that ship would arrive safely, यानी हमारा सक्सेस क्या है? हमारा सक्सेस है the ship जो है वो safely arrive हो जाए, that is our success। So हमारी probability of success क्या होगी? हम P किसको डिनोट करेंगे कि P is equal to probability of arriving a ship, right? Probability of arriving a ship safely, right? So according to the success, according to the calculation कि success हमारा कौन है, उसी से हमें P को डिनोट करना है। तो यहाँ पे हमें arrive safely यानी safety की property कैलकुलेट करनी है, जो कौन सा ship है जो safely arrive हो रहा है उसकी probability कैलकुलेट करनी है। So that is our success rate और इस success के अकॉर्डिंग हमने यहाँ P को लेट किया कि probability of arriving a ship safely। बट हमें यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे कहता है कि एक शिप आउट ऑफ 9 जो है वो डूब जाता है, राइट? यानी डूबने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ था? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन Q कि 1 आउट ऑफ 9 शिप वाज संक, तो दैट इज Q। सो अगर 1 आउट ऑफ 9 डूब जाता है दैट मींस क्या हुआ? जो 8 बचे हैं वो तो सेफली अराइव होगा ना। तो P की वैल्यू क्या हो गई? दैट बिकम 1 - 1/9, दैट इज सिंपली 8/9 एंड Q इज इक्वल टू 1/9। Got it? So ये आपको क्वेश्चन में से ढूंढना है कि P कौन है, Q कौन है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 शिप, यानी n इज इक्वल टू 6 हो गया और सक्सेस हमारा क्या है? R इज इक्वल टू 3। हमें 3 एग्जैक्ट शिप के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी दैट 3 शिप वुड अराइव सेफली, दैट इज P, R इज इक्वल टू 3, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला NCR, Q टू द पावर n - R एंड P टू द पावर R। तो यहाँ पे आपने Q की वैल्यू पुट करी, P की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करना है, यू विल गेट दिस आंसर, राइट? सिमिलर बेसिस एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट इज 10% एंड 10 शॉट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका, बट यहाँ पे मैं तुरंत इसको P या Q नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरे सक्सेस पे डिपेंड करती है कि मेरा सक्सेस क्या है, मैं उस बेस पे इसे P बोलूं या Q बोलूं। So that's why I'm reading the complete question कि what is the probability that the target will be hit, यानी target will be hit। तो hitting यानी hit is my success और hitting की probability को मैं क्या बोलूंगा? P। So the probability of hitting a target, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि probability of hitting a target that is equal to what? That is P and P is equal to 10%, that is 0.1, राइट? सो P 0.1 हो गया, तो अगर P 0.1 हो गया तो Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा 1 - 0.1, दैट इज 0.9, राइट? तो P और Q आ गया। अब वो कहता है 10 शॉट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, तो 10 शॉट्स का मतलब n इज इक्वल टू 10 भी हो गया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एटलीस्ट वंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट वंस, यानी टारगेट जो है वो 1 टाइम हिट हो सकता है, टारगेट जो है वो 2 टाइम भी हिट हो सकता है, टारगेट जो है वो 3 टाइम भी हिट हो सकता है, बिकॉज यू आर फायरिंग द 10 शॉट। तो 10 शॉट में से टारगेट एक भी हो सकता है, दोनों भी हिट हो सकते हैं, तीनों भी हिट हो सकते हैं, चारों भी हिट हो सकते हैं। सिमिलरली 10 के 10 शॉट भी क्या हो सकते हैं? 10 के 10 शॉट भी आपके टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 में सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आ गई, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो इन सारे केस को ना कैलकुलेट करके मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा कि टारगेट हिट ही ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 के 10 शॉट में से टारगेट हिट ही नहीं हुआ, right? So that is we calculate P0 and 1 minus P0 gives me what? That is this one. So यहाँ पे लिखने का तरीका हो जाता है कि probability that target will be hit at least once, that is R is greater than equal to 1 की probability चाहिए, this is equal to 1 minus P of 0 और P0 as per the formula that is NC0 P to the power 0 Q to the power n minus 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 10C0, P की वैल्यू 0.1 है, Q की वैल्यू 0.9 है, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, गेट द आंसर, राइट? सो अल्टीमेटली कैलकुलेशन इज नॉट अ टीडियस टास्क। कैलकुलेशन की बजाय यहाँ पे क्या टीडियस है, क्या ट्रिकी है? ट्रिकी है क्वेश्चन में P की सिलेक्ट करना है, Q की सिलेक्ट करना है एंड द मेन फॉर्मूला,
राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और रखता हूं आपके सामने सो दैट अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन चुकी होगी, बट विद दिस क्वेश्चन you will definitely get more confident, right? So this is a question, 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 die to show a 5 or 6? Now the same चीज 6 dice are thrown, तो 6 dice का मतलब क्या हो गया, n is equal to यहां पे हो गया आपका 6। अब इसको हम छोड़ देते हैं 729 टाइम्स, अभी इसकी बात नहीं करते, ये आपका 729 टाइम्स तो आपका रिपीटेड है, उसे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसमें यहां पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, दिस 729 टाइम्स क्या है, यहां पे दिस इज कॉल्ड कैपिटल N 729 टाइम्स, जो भी आप देखेंगे कैसे यूज करेंगे, बट हियर द नंबर ऑफ ट्रायल 6 डाइस, राइट। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाई टू शो ए 5 और 6, यानी अब 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर हम एक डाई की बात करें, एक डाइस को आपने थ्रो किया और उसके ऊपर 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जी हाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 हो गए, और एक डाइस को थ्रो करने का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, तो 2/6 दैट मींस दिस इज द P दैट इज इक्वल टू 1/3, बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी टाइम एट लीस्ट डाई शो 5 और 6, तो हमारा सक्सेस कौन है, सक्सेस है प्रोबेबिलिटी जहां पे हमें 5 और 6 मिले, सो दैट्स व्हाई P is equal to 1/3, so Q is equal to क्या हो जाएगा, 1 minus 1/3 that is equal to 2/3, so we get P, we get Q, we have N. Now how many times do you expect at least 3 dies? Now at least 3, तो at least 3 का मतलब क्या हुआ, यानी हमें सक्सेस क्या है, सक्सेस है प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है, R must be greater than equal to 3, because 3 डाइस आपका शो करें या 3 से ज्यादा शो करें, राइट, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 से ज्यादा, तो टोटल डाइस कितनी है, टोटल डाइस 6 है, तो 3 डाइस आपका ये फेस शो करें या 4 भी शो कर सकती हैं, तो दैट मींस P of 3, P of 4 and P of 5 and P of 6, that is the calculation that is called R is greater than equal to 3। या हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1 माइनस ऑफ P of 0, एक भी डाइस शो ना करे, या 1 डाइस शो करे या 2 डाइस शो करे, राइट। तो इन दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि कैलकुलेशन यहाँ पे आपको 4 पार्ट की कैलकुलेशन करनी है, एटलीस्ट 3 पार्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो दोनों ही सिमिलर है, आप कोई भी पार्ट चूज कर सकते हो, आइदर दिस वन और आइदर दिस वन, राइट। फिलहाल अभी मैं इस P3, P4, P5, P6 से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, तो एज पर द फॉर्मूला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3, P3 की वैल्यू हो जाएगी दैट इज NCR दैट इज 6C3 इनटू Q टू द पावर n माइनस R, तो 2 टू द पावर 2/3 और n माइनस R भी हो जाएगा 3, और P की पावर यानी 1/3 टू द पावर 3। सिमिलरली P4 एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6C4, Q का मतलब 2/3, n माइनस R तो ये हो जाएगा 6 - 4, और P की वैल्यू हो जाएगी 1/3 4, प्लस P5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6C5, यहाँ पे Q की पावर हो जाएगी n माइनस R का मतलब हो गया 6 माइनस R क्या है 5, और इंटू P क्या है, P है हमारा 1/3 टू द पावर R तो ये हो जाएगा 5, प्लस इसी तरह से 6C6, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 टू द पावर 6 - 6 और 1/3 टू द पावर दैट इज 6। इसको सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, सॉल्व करने के बाद जो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा दैट इज 160 + 60 + 12 + 1 डिवाइडेड बाय 36। अब इस कंप्लीट पे, राइट, ये जो हमने यहाँ पे लगाई है बेसिकली, अब ये 729 का रोल क्या है, 729 का रोल है कि नाउ 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम्स, यानी यही सेम एक्सपेरिमेंट अब रिपीट हो रहा है 729 टाइम्स, राइट। सो हमने एक तरह से पहले n को 6 मानते हुए कि जब एक बार 6 डाई को थ्रो किया जाए तो उसमें से 3 डाई के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी जो 5 और 6 शो करें वो क्या है, वो ये है। तो अगर यही अब सेम एक्सपेरिमेंट 729 टाइम रिपीट हो रहा है, नाउ दिस इज द एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल N। सो यहां पे ये चीज 729 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी दिस ट्रायल, ये एक्सपेरिमेंट ही 729 रिपीट हो रहा है, और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल क्या है कि 6 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, राइट। सो दिस इज द बेसिकली आंसर, जब आप कैलकुलेट करोगे 729 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो दिस इज यू विल गेट 233। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है और एक टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड भी है कि जब आपका नंबर ऑफ केसेस, अब की बार यहाँ पे क्या रिपीटेशन है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन है, तो इसलिए इस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 6 डाइज हैं जिन्हें आप थ्रो कर रहे हो, बट वो 729 टाइम्स है, यानी एक्सपेरिमेंट ही आपका रिपीटेड है जिसके अंदर 6 डाइज हैं, उन 6 डाइज पे हमें 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्टली हमने एक के लिए कैलकुलेट करी 1 टाइम, और फिर हमने उसे 729 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट द रिजल्ट, राइट। सो आई होप
बाय डूइंग दिस क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मीन, वेरिएंस या इस पे बेस्ड प्रॉब्लम बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं इस पे क्वेश्चन, राइट। अब ये हो गई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात इस लेक्चर में। नेक्स्ट हम इसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, पॉइजन। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल। सो वी विल डिस्कस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।